चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे। एक दिन दोनों घर से निकले, दाना चुगने घूमने फिरने। आप सोच रहे होंगे कि आज सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना में क्या कोई कहानी सुनाई जाएगी और बजाय अदादो शुमार के और फैक्ट बेस्ड तज्जिए के किसी नैरेटिव की बात की जाएगी। तो जी हाँ, आज हम आपको एक कहानी नहीं बल्कि तह दर तह कई कहानियां सुनाएंगे जिनका मकसद एक है, जिन्होंने पूरे बलोचिस्तान के इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुना है कि हम उसके शहर में गिरफ्तार हैं और इस कहानी का जो जादू है उससे हम निकल नहीं पा रहे। और ये जादू इतना चढ़ के बोल रहा है कि हमें अब जो है कोई हकीकत भी सुझाई नहीं दे रही, हमें कुछ सच भी सुनाई नहीं दे रहा, हमें असल जो हो रहा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। चलिए हम कहानी का आगाज करते हैं। और ये कहानी है केजीबी के दो एजेंटों की। और हम आपको बताते चलें, केजीबी जो है वो सोवियत यूनियन की एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो पूरी दुनिया में उसी तरह के काम करती थी जैसे आजकल सीआईए करती है। सीआईए बहरहाल उस दौर में भी थी, लेकिन ये जो एजेंट हैं इनके नाम चुन्नू मुन्नू तो नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते जरूर हैं। और एक का नाम है शाशा और दूसरे का नाम है मिशा, जो रहते मॉस्को में हैं और इतने गहरे दोस्त हैं कि पूरी जिंदगी इन्होंने फील्ड में गुजारी, इकट्ठे रहे और रिटायरमेंट के बाद भी इतने अच्छे दोस्त हैं कि करीब करीब रह रहे हैं। उन्होंने ये कहानी सुनाई एक बड़े अहम किरदार को, और ये किरदार खुद एक कहानी है। इसकी कहानी फिर हम आपको सुनाएंगे। और ये कहानी थी किससे मुतल्लिक? ये कहानी थी बलोच लिबरेशन आर्मी से मुतल्लिक, और ये कहानी थी बलोचिस्तान से मुतल्लिक। और इसमें शाशा और मिशा ने बताया कि कैसे जो है केजीबी ने बीएलए को बनाया और कैसे जो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के खमीर से इसको उठाया और कैसे इसने सरदारों के नौजवानों को जो मॉस्को में पढ़ रहे थे उनको गुमराह किया और उसे बीएलए के फोल्ड में लेके आए। और वजह वो बताते हैं कि अफगानिस्तान सोवियत जंग में जो पाकिस्तान ने किया सोवियत यूनियन के साथ, वो उनके लिए बड़ा हैरान कुन था। और क्रेमलिन ने सोचा कि क्यों ना इसका बदला लिया जाए, और फिर पुरानी फाइलें खोली गई। और अफगानिस्तान का बड़ा गहरा ताल्लुक है बलोचिस्तान की सूरत हाल के साथ। सूरत हाल अभी की हो या माजी की हो, एक तारीखी रिश्ते हैं, कुछ सियासी इन्फ्लुएंसेस हैं, उनकी बात हम करेंगे बाद में। लेकिन इन्होंने जो अफगानिस्तान में जो मरी ट्राइब्स उस वक्त एग्जाइल्ड में थे उनके नौजवानों को रिक्रूट करना शुरू किया और एक बीएलए खड़ी कर दी। अब ये कहानी यहाँ पे आगे चलते नहीं रुक जाती है। और ये जो शाशा और मिशा इतने चालाक आदमी हैं कि अपनी कहानी गोल कर जाते हैं और इस कहानी के अंदर लेके आते हैं अमेरिका को और फिर इंडिया को। और वो बताते हैं कि इन्होंने एक जो मॉस्को का और फिर वॉशिंगटन का एक मंसूबा बना, और ये मंसूबा रम्सफेल्ड ने बनाया। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि रूस की तरफ से किसने बनाया, कौन उसमें शरीक था, लेकिन ये मंसूबा वैसे ही था कि जैसे सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हजीमत का बदला पाकिस्तान से लेना चाहता था, इसी तरीके से जब 9/11 के बाद अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान जो है वो कोई डबल गेम करेगा या कर रहा है और पाकिस्तान को कमज़ोर करना है,
तो उन्होंने मॉस्को से रब्ता किया और क्लेमेंस से कहा कि हमें बताएं, कोई टेम्पलेट दें कि हम करें क्या। तो उन्होंने पुराना एक फार्मूला निकाला, कहानी निकाली बीएलए की, ये कहानी आपके पास है, इससे टेम्पलेट है, इसे एग्जीक्यूट करें। और ये कहानी की एग्जीक्यूशन शुरू हुई जब डेरा बुगटी के ऊपर रॉकेट फायर किए गए थे, और ये वही दिन है जब डॉक्टर शाजिया खालिद का रेप हुआ था। अगरचे कहानी में झोल है कि इसमें गैंग रेप की बात की गई है, शायद उनके जहन में मुख्तारा माई का केस होगा जो उन्हीं दिनों में के आसपास। लेकिन जाहिर है कि शाशा और मिशा को हम माफ़ कर सकते हैं, उनके बेतहाशा जो फैक्चुअल एरर हैं और जियोग्राफिकल डिटेल्स हैं, पॉलिटिकल डिटेल्स हैं। लेकिन कहानी बड़े मज़े की है और ये बताती है कि फिर दो अमेरिकन, दो इंडियन और एक उनका अफ़गान हैंडलर जो है वो रशिया के टेम्पलेट को लेके बलूचिस्तान के अंदर एंटर होते हैं और डेरा बुगटी जाते हैं। वहाँ पे वो कैंप लगाते हैं और ये कैंप, पहले कैंप के अंदर कोई 150 के करीब, 30 के करीब, और दूसरे कैंप में 150 के करीब जो है वो रिक्रूट आते हैं और बीएलए की ट्रेनिंग शुरू होती है। और यहाँ से बीएलए का आगाज़ होता है, बीएलए के नए फेज़ का आगाज़ होता है। ये है शाशा और मिशा की कहानी। और जाहिर है कि ये जब इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, अमेरिका की गेम हो, इंडिया भी हो, तो इसका पीछे कोई मुहर्रिक तो होगा। हमने सोवियत यूनियन का जिक्र किया कि उसका मुहर्रिक था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, और अफ़गानिस्तान का अमेरिका का जो था कि पाकिस्तान जो कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो अब हम उससे जो है वो बदला लिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और इंडिया का तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा मकसद था कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। और फिर इसके अंदर हमें पता चलता है कि इस कहानी में बताते हैं शाशा और मिशा के ईरान भी है, ईरान जो है वो अपने चाबहार पोर्ट को बचाना चाहता है। यानी ऐसे लगता है कि एक पूरी दुनिया, वो मास्को हो, वो अमेरिका हो, वो इंडिया हो, वो ईरान हो, और अफ़गानिस्तान तो था ही, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की इंसर्जेंसी पीक के ऊपर थी, तो वो उनको लगता था कि ये जो है पाकिस्तान के सरजमीन से हो रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। तो ये सारे मकासद मिल के उन्होंने बलूचिस्तान में एक नई ग्रेट गेम का आगाज़ किया और बीएलए को खड़ा किया ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और ये जो शाशा और मिशा हैं, ये बलूचिस्तान के अंदर रहे थे काफ़ी अर्सा, और ऐसे ही कोयटा के एक ऐसे इलाकों के अंदर है जहाँ पे अमूमन जो है वो रशियन गोरे तो क्या, शायद जो है वो कराची से रहने वाला उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी भी नहीं रह सकता। बहरहाल कहानी है, और कहानी की का तो मज़ा यही है कि उसमें मिर्च मसाला भी हो और जिसके ऊपर लीमू भी छिड़का गया हो। हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं आपको, और इस कहानी का मकसद क्या है? इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि ये कहानी एक पूरे एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है कि हम जो है वो बलूचिस्तान को देखते कैसे हैं। और ये कहानी कोई इतनी सादा कहानी नहीं है कि इसे किसी एक फ़र्द ने लिखा हो। मैं आपको एक ये स्लाइड दिखाता हूँ, इसे आप देखिए कि इसके जो सबसे बड़े अ, मास्टर हैं, लीड कर रहे हैं इसको, वो है डॉक्टर तारिक सईदी, जो अश्काबाद में हैं और एक सेंट्रल एशिया के नाम की एक वेबसाइट चलाते थे। और उन्होंने ये जो तहकीकी रिपोर्ट कहानी शाया की, उन्होंने मॉस्को में सर्गी पातायोकोव के ताउन से लिखी, और सर्गी के ज़रिए उन्होंने शाशा और मिशा से रब्ता किया। फिर एक अली नसीम ज़ादे जो है वो ज़ायदान के अंदर थे इनकी मावनत के लिए, और कासिम जान कंधार के अंदर थे एक जर्नलिस्ट, एस एम कासी जो कोयटा को इनको असिस्ट कर रहे थे, और एडिशनल रिपोर्टिंग इनके लिए कर रही थी रूपा केवॉल न्यू दिल्ली से, और मार्क डेविंसन वॉशिंगटन से। ये आप स्क्रीन पे देखिए व्हाट एग्जैक्टली द बीएलए इज। और इस कहानी का टाइटल था अनवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान इंसर्जेंसी।
ये पार्ट वन लिखा है, लेकिन पार्ट टू इससे भी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आते हैं कि हम ये जो इस इतनी बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट के जो खालिक हैं, इनकी अपनी कहानी क्या है, जो इतनी बड़ी टीम है जो वाशिंगटन से लेके दिल्ली तक, जाहिदान तक, इस्लामाबाद, कोयटा तक काम कर रही थी, और इतनी रिवीलिंग स्टोरी लेके आई कि उसमें हमें लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। तो इसकी स्टोरी ये है कि आपको सिवाय एक नाम के कोई नाम आपको कहीं पे ऑनलाइन सर्च कर लें नहीं मिलेगा, और इस नाम के एसएम कासी नाम का कोई जर्नलिस्ट कोयटा में नहीं रहा। हमने पूरी कोशिश की कि तलाश करें कि ये रूपा कौन थी, ये कासिम जान कंधार में कौन थे, और ये जायदान के अंदर निज़ाम ज़्यादा कौन थे, लेकिन किसी का कोई ट्रेस नहीं मिला। अगर आप इसको गूगल करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, आप इसमें डीप सी के ऊपर जाएंगे, तो आपको इनकी एक ही स्टोरी मिलेगी। लेकिन एक जो खालिक है इस स्टोरी का, उसकी कई स्टोरीज मिलेंगी, और उनका नाम है, जाहिर है कि जो मास्टर नरेटर है, तारिक सईदी। अब तारिक सईदी जो है वो, इनका प्रोफाइल बड़ा मज़े का है, और आपको देख के हैरानी होगी कि ये पाकिस्तानी बॉर्न जर्नलिस्ट और एडिटर हैं जो तुर्कमानिस्तान के अशकाबाद में मुकीम है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो हैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, यूके से पढ़े हुए हैं। प्रोफाइल देखेंगे बड़ा मज़े का है। फिर ये कि ये पाकिस्तान नेवी में रहे, और नेवी के को छोड़ के इनको जर्नलिज़म का ख्याल आया, और जर्नलिज़म करने के लिए पहले यूके गए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान आए, और फिर जो है वो आशकाबाद में चले गए। ये आशकाबाद में क्यों चले गए, ये एक मिस्ट्री होगी। ज़ाहिर है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें खुलना शुरू हो गई कि जो जर्नलिस्ट है, और जिस मुल्क का जर्नलिस्ट है, उसकी जर्नलिज्म उसके अपने मुल्क के अंदर होती है, और अगर वो कहीं और के ऊपर कहीं पे छुप के बैठा है और स्टोरीज क्राफ्ट कर रहा है, तो उसकी अथेंटिसिटी क्या होगी। चलें, अब हम इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं कि हमें सिर्फ आपको यही बताना था कि ये 2005 के इर्द गिर्द ये कहानी बड़ी पॉपुलर हुई थी, और पाकिस्तान के मीडिया में राइट विंग जो मीडिया है उस वक्त के बड़े पॉपुलर, उनके नाम मैं लेना नहीं चाहता, उर्दू अखबारात कराची से छपते थे, और इस्लामाबाद से अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा अंग्रेज़ी अखबार, इन्होंने इस स्टोरी को खूब नमक मिर्च बना के उछाला था, लगाया था, और ये बुनियादी तौर के ऊपर एक कवर के तौर के ऊपर यूज़ हुई थी। वो डॉक्टर शाज़िया खालिद का जो रेप था, और बलूचिस्तान में डेरा बुगटी में जो सूरत हाल डेवलप हुई थी, और जिसके बाद जो है इवेंचुअली जो है आगे जाके नवाब अकबर बुगटी जो है वो शहीद हुए थे। ये उस दौर में थी, और ये एक ऐसा डिसेप्शन था उस दौर में। यही नहीं, और कुछ ऐसी स्टोरियां थीं जिनको हमें बयान करते हुए जो है बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे कैसे लोगों के ऊपर कैसे कैसे बहतान लगा के ये खबरें चलती थीं। खबरें तो आज भी चलती हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए ये कोई पहली कहानी नहीं थी जो बलूचिस्तान में और बीएलए के मुतल्लिक घड़ी गई। अभी हमने इस जो स्टोरी में है वो डिटेल्स नहीं बताई। आपको शौक़ है तो ज़रूर जाइएगा, और ये अभी भी ऑनलाइन जो है ये सईदी साहब की जो कहानी है वो मौजूद है। लेकिन आम अहम बात ये है कि ये एक पूरा तसलसल है ऐसी कहानियों का, जिसके इसरार के अंदर पूरा बलूचिस्तान जो है डूबा हुआ है। और बलूचिस्तान को कहा जाता है कि ये है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन पुर इसरार है क्योंकि इसकी आबादी कम है, इसका इंटरेक्शन बाकी सूबों से कम रहा है। लेकिन इतना भी कम नहीं रहा। बलूचिस्तान का जो इंटरेक्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे और लेफ़्ट की जो तंजीमें हैं उनके ज़रिए रहा है, और उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ रहा है।
और भी है लिंक के जो ज़रिए हैं वो एचिसन और इस तरह के बड़े तालीमी इदारे हैं जिसमें सरदारों के बच्चे ऐसी कॉलेज सादिक जटन कॉलेज बहावलपुर में आके पढ़ते रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं, या ये घोड़ा गली के अंदर आके पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि ये वो एक पूरी लेगेसी थी जो ब्रिटिश दौर से चली आ रही थी, अभी भी किसी न किसी तौर पे चल रही है और सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि अब मिडिल क्लास का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ने लगा है और वो भी कराची और पंजाब आने लगा है और उसको भी पता चला कि दुनिया क्या है और पाकिस्तान है क्या। लेकिन ये जो मिस्ट्री है, ये एक इसकी बहुत लंबी तारीख है। अभी क्या हो रहा है हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ कुछ और थ्योरीज जो हैं वो शेयर करना चाहते हैं बलूचिस्तान के बारे में। आपने सुना होगा 2009 और 10 के इर्द गिर्द एक लंदन प्लान के बारे में। लंदन प्लान के बारे में तो आपने अभी कुछ अर्सा पहले भी सुना होगा, जब मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान आना चाहते थे और उन यहाँ पे मुज़ाहिमत थी। अ, और उससे पहले जो है एक लंदन प्लान जो है इमरान खान का और ताहिरुल कादरी का भी मशहूर हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान में मियाँ साहब की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। ये लंदन इतना अहम क्यों है? पाकिस्तान की तारीख में भी है, कई और मुल्कों की तारीख में भी है। अभी जो बांग्लादेश में इंतखाबा हो रहे हैं वहाँ पे भी लंदन प्लान है, क्योंकि वहाँ पे जो खालदा ज़िया के बेटे हैं तारिक, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी लंदन में मुकीम थे। ये जो कॉलोनियल मास्टर हैं, ये कभी कहीं भी जान नहीं छोड़ते और इनकी एक पूरा स्कंजे के अंदर इनकी नौ आबादियाँ जो जितनी भी आज़ाद हो जाए कहीं ना कहीं पे रहती हैं, निज़ाम उनकी गिरफ्त में रहता है। उसके ऊपर करेंगे बात अभी आखिरी मरहले में आके। लेकिन पहले हम बताएं कि ये लंदन प्लान था क्या। कलर रेवोल्यूशन होता है कि एक जगह, एक वेस्ट के अंदर ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि वहाँ पे कुछ एग्जाइल्ड लोग हैं किसी मुल्क के, और वो प्लान करते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर कोई तब्दीली लानी है, सियासी तब्दीली लानी है, रजीम चेंज करती है। उनके ये जो लोग हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, और ये इन मगरबी ममालिक में इसलिए हैं कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कर सकें, एनजीओ से कर सकें, अपनी एनजीओ बना सकें और अपने मुल्क के मसाइल को हाईलाइट कर सकें और उस मुल्क के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ा सकें। और ये इस किस्म के सुर्ख सब ऑरेंज इनकलाब जो है अफ्रीका के अंदर और यूक्रेन के अंदर आ चुके हुए हैं, जॉर्जिया के अंदर आ चुका हुआ है, और ये इसको उसी तनाजुर के अंदर जो है वो कंसीव किया गया कि एक पाकिस्तान के अंदर भी एक इसी तरह की बलूचिस्तान में तहरीक शुरू की जा रही है, और इसके अंदर वो लोग हैं जो एग्ज़ाइल में चले गए हैं, बलूचिस्तान के लीडर। और बलूचिस्तान के जो लीडर एग्ज़ाइल में गए थे के बाद वो उन्होंने यहाँ की वो शिद्दत पसंद तंजीमें, यहाँ की अस्करी दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की कर रहे थे। वो एक अलग से चैप्टर है, हम उसके ऊपर आएंगे, प्रोसेस के ऊपर अगले प्रोग्राम में, वो उसके बैकग्राउंड के ऊपर हम जाएंगे कि वो कौन लोग थे जो पार्लियामेंट में थे और पार्लियामेंट से निकल के जो पहाड़ों पे गए थे, और वो क्यों गए थे पार्लियामेंट से निकल के, रियासत से कहाँ गलती हुई थी। लेकिन अभी बात है लंदन प्लान की। तो ये लंदन प्लान था कि बलूचिस्तान में भी एक कलर रेवोल्यूशन लाया जाए, और इसके आर्किटेक्ट हरबियार मरी से लेके और डायस्पोरा में पूनम के लीडर बीएलए के और ये सारे लोग थे। और ये थ्योरी जो है काफ़ी अरसा जो है वो चलती रही कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसके ये जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा है, और इसके अंदर यूके भी शामिल है। इसमें जिस तरीके से शाशा और मिशा की कहानी में जो डॉक्टर सईदी साहब ने कहानी बनाई थी, ये लंदन प्लान उसका एक और जो है उसकी रिफ्लेक्शन थी। और यहाँ पे इस प्लान को भी बहुत उछाला गया। लेकिन ये लंदन प्लान ही क्या, लंदन प्लान तो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पे तो बलूचिस्तान के लिए तो एक मास्को प्लान भी बनाया गया जो 2005 और 12 में। ये वो वाला प्लान नहीं है जो शाशा और मिशा का प्लान है और केजीबी का प्लान था। ये प्लान था मस्कत का और यूएई का। कहा जाता है जी
कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वो बड़ी नज़रें हैं ओमान की, क्योंकि उनकी पोर्ट मुतासर हो जाएगी। यूई को भी ख़तरा लगता है कि अगर ये ग्वादर की पोर्ट जो चल पड़ी तो उसका बिज़नेस यहाँ पे चला जाएगा। डीप सी पोर्ट है, एक बड़ा तस्वीराती खौफ उनके अंदर है, और उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया है इंसर्जेंट्स को। और उसके कई शवाहिद दिए गए कि यहाँ पे गज़न मरी थे, मरी आते हैं, भुगती रहते हैं। लेकिन आखिर में उज़ैर बलोच पकड़े गए थे, और उज़ैर बलोच हैं कराची के की जेल में, और वो बहुत सारे मुकदमों से आहिस्ता आहिस्ता बरी होते जा रहे हैं। चलें, ये जो मास्को प्लान था, ये था कि गल्फ़ की रियासतें जो हैं पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं, और वो इंडियन ओशन के अंदर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस खोना नहीं चाहते, और पाकिस्तान के हाथों तो बिल्कुल ही खोना नहीं चाहते। और लंदन प्लान, फिर मॉस्को प्लान, और वहाँ पे काबुल का ज़िक्र ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। और वो काबुल जो हिकमत करज़ई और उसका अशरफ गनी के दौर का, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पड़ रही थी, और देख रहे थे कि तालिबान पाकिस्तान में हैं, और कोयटा बलूचिस्तान में हैं, चमन में हैं, कला अब्दुल्ला में हैं, कला सैफुल्ला में हैं, और यहाँ पे बेसिस बना के वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं हमले कर रहे हैं। सारी आपको कहानियाँ उस वक़्त हम डिनाई करते थे, लेकिन अब तो जो है इसको कोई भी डिनाई नहीं करता कि यहाँ पे तालिबान के कैंप्स थे और हम कैसे कर रहे थे। तो उन्होंने बनाया एक प्लान, वो प्लान था एनडीएस ने, अफ़गान इंटेलिजेंस ने बनाया, और उन्होंने जो है बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो इकट्ठे करने शुरू किए, और उनकी ट्रेनिंग शुरू की। और इसके अंदर देखिए, ये जो जितनी थ्योरीज़ हैं उसमें थोड़ा सा एलिमेंट जो है हकीकत का ज़रूर होता है। ये जो जितने भी हमने आपको अभी तक शाशा और मिशा की कहानी सुनाई, और उस कहानी से लेके हम लंदन प्लान तक आए, और लंदन प्लान से फिर हम ये मॉस्को प्लान, और मॉस्को प्लान से हम काबुल प्लान तक आ रहे हैं। ये थोड़ा सा है कि वहाँ पे हरबियार मरी थे, वो काबुल में थे। फिर ये कि असलम अच्छू के ट्रैवल रिकॉर्ड पे हैं, वहाँ से उसने जो है वो दिल्ली का सफ़र किया। और फिर ये कि बशीर ज़ेब के घर के ऊपर वहाँ पे अटैक हुए अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा तो सब्सटेंस होना चाहिए उन कहानियों के अंदर। तो ये कहाँ मंसूबा जो है वो जोड़ा गया कि ये काबुल प्लान बन गया है। और ये कोई पहला कोई काबुल प्लान नहीं था। और हम जो असली काबुल प्लान है उससे पहले फिर दिल्ली और राह का प्लान 2015 के अंदर था। और ये जो है इसको हाइब्रिड वॉरफेयर की इफ्तिताह भी कहा जाता है, और ये सी पैक की लॉन्च होने के बाद था। और इंडिया को कहा जाता है बड़ी तकलीफ़ हुई है इससे, सी पैक से, और उसने बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ फैलाने की जो है वो पूरी तैयारी कर लिया, और उसका एक प्लान बनाया है, दिल्ली रॉ प्लान 2015। और इसके शवाहिद जो हैं उज़ार शंबे और इस तरह के जो लोग गिरफ़्तार हुए, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शेयर किए। अब ये कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, ये तो हम जो है करेंगे आने वाले दिनों में इसका तज़किरा और जायज़ा। लेकिन ओल्ड काबुल प्लान जो था, वो था असल में सही काबुल प्लान बलूचिस्तान के मुतल्लिक़। और ये बना था जब पहली ग्रेट गेम चल रही थी, जिस वक़्त सल्तनत बरतानिया और सल्तनत रशिया जो है वो अपने अरूज के ऊपर थी। तो उन्होंने ग्रेट गेम चल रही थी, तो उसके इर्द गिर्द जो है इन्होंने एक बनाया था काबुल प्लान। और काबुल प्लान जो है वो बनाया था कि ताकि रशिया के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। और रशिया का इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में था क्यों, और ये गोरों का जो मिस्ट्रेस है बलूचिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तान ने कैसे इनहेरिट किया, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये आप ये समझिए कि ये बुनियादी तौर के ऊपर तो हमने शाह की, मिशा की और लंदन प्लान, ये उसी दौर के अंदर ऐसे प्लान्स और मंसूबों की रूट्स हैं। लेकिन जिस ये ओल्ड काबुल प्लान का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो प्लान था जिसको जो है वो
बकायदा एक्नॉलेज करते थे, और बाद में बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज़ जो है, जो ब्रिटिश सोल्जर की और उनके आर्मी मैन्स की, जिसमें जनरल डायर भी हैं, उसके अंदर इसके जनरल डायर वही जलियांवाला बाग वाला, तो वो उसका लिंक जो है, इसको बिलीव करते थे इस पूरे प्लान को। और ऑफिशियली तो हमने आज तक, पाकिस्तान ने ना लंदन प्लान को एक्नॉलेज किया है, ना हमने दिल्ली ना काबुल प्लान को। और जाहिर है कि ये जब ये जो प्लान बनते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर में, उनकी कोई ऑनरशिप नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने तो इनको कभी ये भी ऑफिशियली किसी जगह पर रिकॉर्ड पे नहीं कहा, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्लान बन गया। लेकिन ये उस दौर के अंदर जो है, वो कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेसी को और मिलिट्री ऑफिस को लगता था कि रशिया जो है वो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, हमला करना चाहता है। फिर उनको ईरान जो है वो एक बड़ा ख़तरा महसूस होता था, अगरचे वो ईरान के अंदर बरतानिया का एक पूरा इन्फ्लुएंस था वहाँ पे, और वो काचारियों के दौर के अंदर, सूफियों के दौर के अंदर, और ज़ाहिर है पहलवियों के दौर के अंदर तो उनकी हुकूमत ही समझें कि MI6 की और CIA की हुकूमतें ही थीं, जिनको जिनके इशारे पे शाह हुकूमत चलाते रहे एक दौर के अंदर। वो एक अलहदा से बात है, लेकिन ये कि इनको ख़तरा था कि यहाँ से बलूचिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस आ रहा है, और ये इन्फ्लुएंस उनको लगता था कि लेफ़्ट का इन्फ्लुएंस है। और जो कल्लात की रियासत, जिसके बारे में पूरा BLA का, इंसर्जेंस का नैरेटिव है, उसको जो है वो लगता रहा, उनकी जितनी असेसमेंट्स आती रहीं, बरतानवी जो यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, वो इसको समझते रहे कि ये इतनी फ्रेजाइल रियासत है कि ये कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकती है, रशिया के इन्फ्लुएंस में आ सकती है, ईरान के इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकती है, और चैलेंज क्रिएट कर सकती है इसके लिए। और इसमें बड़ी टेंडेंसी है कि ये जो है फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए। अब आपको समझ आया कि ये फॉरेन इन्फ्लुएंस की जो साइकी पाकिस्तान ने इनहेरिट कहाँ से की बलूचिस्तान के बारे में, और कि ये हमने वो ब्रिटिश पूरी उसे इनहेरिट किया, और कहानी पहुंची है यहाँ तक। और कहानी जो है वो इतनी नहीं है, इसमें जो काबुल प्लान्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि काबुल जो है हमेशा से सेंट्रल रहा है बलूचिस्तान की पूरी की पूरी सोशियोलॉजी के अंदर। ईरान के साथ इसका ताल्लुक कम रहा, अभी बढ़ा। उसके मतलब हमने बात की थी सेनेटर जॉन बलीदी से, जो खुद भी जो है बहुत सारे वाक़यात के शाहिद हैं कि ये अफ़गानिस्तान का और बलूचिस्तान की ये जो लीडरशिप है, ख़ास तौर के ऊपर लेफ़्ट की, बलोच ट्राइब्स की, वो क्यों एक अफ़गानिस्तान की मोहब्बत में मुब्तला रही है। इसकी कोई रैशनल तो होगी, कोई इसका कोई जवाब तो होगा। तो सेनेटर जॉन वलीदी ने हमें बताया था। ये तो ऐसा है कि हम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई ये लंदन प्लान हुआ, फिर हम सोचते हैं कि ये रशिया प्लान हुआ, फिर हम कहते हैं कि ये अफगानिस्तान प्लान हुआ। इसमें देखिए दो राय नहीं है कि हर एक का कहीं ना कहीं एक रोल रहा है। और बलोच ये नेशनल मूवमेंट की जो आप उसका अगर मरकज़ देखेंगे, तो अफ़गानिस्तान उनका जो है वो इसका मरकज़ रहा है। और हम जब भी यहाँ से नाराज़ हुए हैं या हमारे बलोच साथी नाराज़ हुए हैं, तो उनका मिस्कन अफ़गानिस्तान रहा है, और अफ़गानिस्तान के साथ रूस रहा है। तो पहले ये था कि ईरान के साथ सच कोई ऐसी जो है हमारी रिलेशनशिप नहीं थी, हमारा सब कुछ था वो अफ़गानिस्तान और रूस के साथ। लेकिन अफ़गानिस्तान ने ज़रूर हमारे साथ, या कि हमारे साथ कहें या इसको आप कहें कि बलोच जो मिलिटेंसी थी या बलोच पॉलिटिक्स थी, उन्होंने ये हुब्बे अली में नहीं किया कभी भी। यानी अगर इस वक्त भी कोई है उसमें हुब्बे अली नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ना इंडिया को दोस्ती है बलोच से, ना अफ़गानिस्तान को बलोच से दोस्ती है, ना किसी और मुल्क का अगर आप नाम लेंगे उसको बलोच से दोस्ती है। कोई अगर बलोच के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक है या कोई ना कोई सपोर्ट उसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो बुग़्ज़ माविया में कर रहा है।
क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं पाकिस्तान के साथ, इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद चूँकि इस्लामाबाद के हवाले से उनकी राय ये है कि इस्लामाबाद इस तरह की मामलात में दूसरे मुल्कों के साथ उलझता है। चले बुलीदी साहब के आपने व्यू समझे और जाने, तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी मालूम होता है कि अगर हम बुलीदी साहब से बात कर रहे हैं तारीख के हवाले से, तो आज का पर्सपेक्टिव भी तो होना चाहिए कि आज की क्या सूरत हाल है। तो समी यूसुफ जई जो एक बड़े मारूफ अफगान सहाफ़ी हैं, उनसे बेहतर कौन होगा जिन्होंने पूरी तहकीकाती सहाफ़त में ज़िंदगी गुजारी। वो लंदन में थे, तो हमने पूछा कि आप बताएं कि अभी जो बलूचिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की नोयत क्या है, और ये भी बताएं कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत जो है वो BLA के हमलों की मजम्मत क्यों नहीं कर रही। देखिए, तालिबान एक टिपिकल सियासी हुकूमत नहीं है। वो लोग मदरसों के लोग हैं, उनके सियासत भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो जो सोचते हैं वो करते भी है, और ज़्यादातर ये फॉर्मेलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार भी नहीं करते। कभी कभी जब पाकिस्तान में अटैक हो जाता है या बम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो मैंने देखा है कि अफगान तालिबान हुकूमत उसको कंडेमिनेशन भी करते हैं, उसको यानी उस पर अफसरदगी भी दिखाते हैं, और पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी भी दिखाते हैं। लेकिन इस मरतबा चूंकि ये हालात ऐसे है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कि शायद तालिबान ने ये समझा कि अगर हम इस वक्त इन हमलों के यानी कंडेमिनेशन करते, कल ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाए, जिस तरह थोड़ा सा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने कह दिया कि ये जो वीडियो है जो बेले के लीडर है उन्होंने अफगानिस्तान में रिकॉर्ड किया, तो इसी वजह से शायद उन्होंने इसको इस पर कोई राय नहीं दी। लेकिन मेरे ख्याल में होना तो यही चाहिए, अज़रूरी मुरावत पॉलिसी जो भी हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया ठीक था, और उसके ताने बाने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलाएंगे। तो बहरहाल तालिबान है, तालिबान से हमें भी शिकायत है, आपको भी शिकायत है, आप लोगों को ज़्यादा शिकायत है चूँकि आप लोगों ने उनको काबुल के तख्त तक पहुँचा दिया है। नाराज़गी बहुत आखिर हद तक पहुँच गए दोनों मुल्कों के दरमियान, डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी फ्रीज़ हो चुके हैं, बैकग्राउंड पे कोई डायलॉग नहीं हो रही है। कुछ ममालिक ने संजीदा कोशिश की, सऊदी अरबिया, कतर, तुर्की, लेकिन इससे कुछ नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है पॉलिटिक्स में हर हर्फ आखिर हर्फ नहीं होती, लेकिन तालिबान का मसला ये है कि वो हर हर्फ को आखिर हर्फ समझते हैं। जो मैंने कह दिया कि उनके पास वो मिलिटरीली टेक ओवर कर चुकी है, उनका एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का नहीं है, तो इसी वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। और इस वक्त मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है उससे दोनों तरफ से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, अफगान बिजनेस कम्युनिटी, अफगानों के और पाकिस्तानों के दरमियान जो आमद और रफ्त है, उस पर भी बहुत बड़ी बुरी असरात पड़ रही है। बिलखुसूस जो पश्तून ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ रहते हैं, क्वेटा से कंदहार तक या पेशावर से जलालाबाद तक बुरी तरह मुतासिर हो गई है। तो इसके बावजूद कि वो समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रही है, लेकिन दोनों तरफ एक आखिरी हद तक ज़िद और इनाद की पॉलिसी उन्होंने अपना दिया। कोई भी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी को अपना शिकस्त समझते हैं। जब पॉलिटिक्स में ऐसे नहज पर बिलखुसूस दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पहुँच जाए, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत पुराना मसला है, ये तारीखी मसला है। जब पाकिस्तान बना है उस वक़्त से अफ़गानिस्तान में जो बलूच जो रेजिस्टेंस थे या ग्रेटर पश्तूनिस्तान की एक सियासत थे, वो चल रहे थे। अकेले ये लोग अफ़गानिस्तान में नहीं थे, अभी भी सारी दुनिया में ये बलूच है। यहाँ पर लंदन में मेरे घर के नज़दीक अरबियार मरी रहते हैं एलिंग ब्रॉडवे में, या स्विट्ज़रलैंड में कोई और बरामदास बुख्ती या क्या वो रहते हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जो पहले जो हुकूमतें थी वो शायद डायरेक्ट बलूच को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे ख़्याल में तालिबान का जो हुकूमत है, उनके बलूचों के साथ कोई ख़ास हमदर्दी इसी वजह से भी नहीं है कि वो दोनों का आइडियोलॉजी बड़ा सेपरेट है। उनके कोई आइडियोलॉजी मैचिंग नहीं है। ठीक है, वो तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है बलूच, लेकिन तालिबान और अफ़गान तालिबान और टीटीपी का एक ताल्लुक तो बनता है, आइडियोलॉजिकल भी बनता है, एक दूसरे के साथ भी रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान इस वक़्त तालिबान कोई बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है बलूचों को। लेकिन ये है कि बलूच का अफ़गानिस्तान में बलूच है, जो पाकिस्तानी बलूच अफ़गानिस्तान में रहते हैं,
जिस तरह अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में रहते थे, तो इसका मतलब ये उसके अंदर कुछ तालिबान भी थे। शायद तालिबान को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे, उनको चीज़ों का पता नहीं था। इसी तरह बलूच ईरान में भी रहते हैं, बलूच अफ़गानिस्तान में जो बलूच हैं, उनके दरमियान में भी वो अगर चाहे तो रह सकते हैं। मैं नहीं समझता है कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उनको कोई पैसे दिया जाए या तालिबान की तरफ से। अगर कोई दूसरा फ़रीक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उसकी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं देखता, लेकिन मैं इसे इनकार नहीं कर सकता कि बलूच जिस तरह पश्तून इस सरहद को और बॉर्डर लाइन को बड़े आसानी से क्रॉस करते हैं, वहाँ जाकर बसा सकते हैं और रह सकते हैं बलूचों के दरमियान, अपनी कम्युनिटी के दरमियान। हमारी निमरोज़, परा, हेलमंद, बरामचा, ये सारे बहुत बड़े-बड़े इलाके जिस तरह बलूचिस्तान के हैं और यहाँ पर काफ़ी बलूच रहते हैं, तो उनका एक ताल्लुक है। तो वहाँ पर ठहरने का मतलब ये नहीं है कि डेफ़िनेटली उनको कोई सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ये कोई रुक भी नहीं सकते, ईरान में भी रहते हैं, अपने ईरान पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ज़ाहिदान के अंदर वहाँ पर भी कुछ बलूच जो लोग थे वहाँ पे मारे गए, ईरान में, पाकिस्तान में कुछ लोग इस तरह के मारा, तो सारी दुनिया में बलूच तो रहते हैं, तुर्की में भी काफ़ी तादाद में ये लोग रहते हैं, तो रहने से ये मतलब नहीं है डेफ़िनेटली कि वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा हो। जो समीर साहब ने बताया, आपने वो सारा सुना, लेकिन हम बात को लेके आए शाशा और मिशा की कहानी से यहाँ तक, महज आपको एक पूरा प्रीएम्बल या एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हम आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने वाले। सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जेनेसिस जो है इधर मिलिटेंसी का कैसे हुआ, इंसर्जेंसी कैसे गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस को हम देखेंगे। और ये हम देखेंगे इन सारी आ, चश्मों से जिनका हमने जिक्र किया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसमें कितनी भी हकीकत है नहीं है, ये जो कहानियां हैं ये केजीबी से लेके रॉ तक की कहानियां, और ये ईरान की कहानी, अफ़गानिस्तान की कहानी, सीआईए की बलूचिस्तान में कहानी, उनको हम ज़रा सामने से हटा के एक बड़ा रैशनल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे ये चीज़ें हुई कैसे। और हमारा फोकस रहेगा उन सारे एविडेंसेस के ऊपर जो लोकल हैं, और ख़ास तौर के बाहर के सिर्फ वो अकाउंट्स जो एकेडमिकली वो अथेंटिक कंसिडर होते हैं, जिनकी वर्थ है। स्लैग हैरिसन से लेके और कई और ऑथर्स हैं, हम उनका ज़रूर जिक्र करेंगे और उनके आपके सामने तज़किया लेके आएंगे। और ये होगा बड़ा एक्सक्लूसिव आपके साथ ये हमारी सीरीज़, और कोशिश करेंगे कि हम इसको अगले 3 से 4 माह के अंदर इसको एक कंप्रीहेंसिव पैकेज की सूरत के अंदर हम आपके सामने लेके आएँ। अभी आज हमने सिर्फ आपको उसका पूरा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने आपके सामने पहले इसलिए रख दी कि इसका अब आगे जिक्र नहीं होगा, और हम किस तरीके से चलेंगे ये भी आपको आइडिया हो चुका होगा। ये बड़ी दिलचस्प और एक्सक्लूसिव सीरीज़ होगी जिसमें तारीख़ी और आज के हवाले तो है ही हैं, और हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सियासतदानों से, वहाँ के जर्नलिस्टों से, वहाँ के हुकूमत के लोगों से, और वो लोग जो जानते हैं, अंदर की खबर रखते हैं, ताकि हमें बलूचिस्तान को समझने में मदद मिले। तो ये था आज का सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे आने वाला है बहुत ही एक्सक्लूसिव सिलसिला बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का जिक्र होगा तो रीजनल पॉलिटिक्स भी उसके अंदर ज़रूर, उसके कई एंगल आएंगे। तो मिलेंगे हम अगले मंडे को आपके साथ, और इस सिलसिले की पहली बाज़ाब्ता किस्त के साथ। आज के लिए इतना ही।